हाफने यानी सांस फूलने को लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है और इस स्टडी में अनुमान है कि देश की तकरीबन 44% आबादी सांस फूलने की समस्या से जूझ रही है। अब इसमें 4% लोग तो बुरी तरह से इसकी चपेट में हैं, यानी कि देश की सांसें फूल रही हैं। चलते, खाते, उठते, बैठते, यहां तक कि कपड़ों को बदलते वक्त भी लोगों की सांसें फूल जाती हैं। सांस फूलने की बीमारी की वजहों को आज समझेंगे। मैं हूं दीपक डोभाल, मेरे साथ होंगे बहुत ही खास मेहमान। आपकी खबर आपका फायदा में जानेंगे कि आखिर कम उम्र के लोग भी क्यों सांसों के साथ मशक्कत कर रहे हैं, किन किन बीमारियों के संकेत ये हो सकते हैं और सांसों को रास्ते पर लाने के लिए करना क्या है। लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ, आप देखिए ये रिपोर्ट। थोड़ा तेज चलने, सीढ़ी से चढ़ने उतरने, कोई वजन उठाने या फिर कोई भी मेहनत वाला काम करने के दौरान ऐसे कई मिल जाएंगे जिनकी सांस फूलने लगती है, लोग हांफने लगते हैं। सांस फूलने की ये समस्या भले ही तात्कालिक दिखती हो, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य बात नहीं है। दरअसल सांस फूलने को लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी आई है, जिसके मुताबिक एक अनुमान है कि देश में करीब 60 करोड़ लोगों में किसी न किसी तौर पर सांस संबंधी समस्या है। यानी देश की करीब 44% आबादी इस समस्या से जूझ रही है। इस आंकड़े में 4% ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें सांस फूलने की बेहद गंभीर समस्या है। ये वे लोग हैं जिन्हें कपड़े पहनने और उतारने तक में सांस फूलने लगती है। दरअसल इस ऑनलाइन स्टडी में शामिल 3000 लोगों में करीब 60% ग्रामीण और 40% शहरी लोगों को हिस्सा बनाया गया, जिसकी औसत उम्र 38 के करीब थी। इनमें 57% पुरुष और 43% महिलाएं थीं। इनमें से जिन्हें सांस फूलने की शिकायत थी, उन लोगों में से 81% लोगों ने कहा कि सांस फूलने के चलते उनकी सामान्य गतिविधियों पर असर पड़ता है। स्टडी में सांस फूलने की जो बड़ी वजह गिनाई गई हैं, उनमें 28% की वजह खराब पोषण, 17% वजह फेफड़े संबंधी समस्या और टीबी की बीमारी और 13% वजह एनीमिया की बीमारी है। दरअसल सांस का फूलना एक गंभीर समस्या है जो आमतौर पर अस्थमा और फेफड़े की बीमारी से जोड़कर देखी जाती है। इसके अलावा संक्रमण, बॉडी में सूजन की समस्या, एलर्जी और डायबिटीज भी सांस फूलने की वजह हो सकती है। लेकिन कई बार सांस फूलने की वजह हार्ट डिजीज भी हो सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि ये बीमारी लंग से जुड़ी है या हार्ट से जुड़ी है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फिलहाल तो अगर किसी के बीमार फेफड़े के चलते सांस फूल रही है तो इसके लिए स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है। इसमें फेफड़ों से हवा के अंदर बाहर लेने की क्षमता को जांचा परखा जाता है। वही दमा के चलते सांस फूल रही है तो इनहेलर लेने से आराम मिल जाएगा। वही हार्ट डिजीज के चलते सांस फूल रही है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जांच के जरिए इसका पता चल सकता है। जबकि एनीमिया के चलते सांस फूल रही है तो ब्लड टेस्ट से इसका पता चल सकता है। डॉक्टर्स मानते हैं कि खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खान पान ने सांस फूलने की समस्या को बढ़ाया है। खासकर लोगों में फिजिकल एक्टिविटी में आई कमी, युवाओं में स्मोकिंग की बढ़ती लत और बढ़ता वायु प्रदूषण इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसे में सांस फूलने की बीमारी को हल्के में लेने की बजाय हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट के साथ हेल्थ के प्रति सजग रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रतीत समदानी जी का, सीनियर फिजिशियन है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। डॉक्टर समदानी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ है, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, वॉकहार्ट हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर गुप्ता, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है डॉक्टर अर्जुन खन्ना, हेड पल्मोनरी मेडिसिन, अमृता हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर खन्ना, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर समदानी, रिपोर्ट में पढ़ रहा था और काफ़ी चिंता भी हो रही थी। अगर मैं ये कहूँ कि रिपोर्ट लिखते लिखते हमारी भी सांसें फूलने लगी थी तो शायद गलत नहीं होगा। क्या है ये प्रॉब्लम और आखिर क्यों इतनी बड़ी आबादी की सांसें फूल रही हैं? दीपक जी, ये जो रिपोर्ट है, एक तो ये रिपोर्ट कई हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल याद रखना ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट ऑनलाइन सर्वे से की गई है। बात करें सांस फूलने की, तो सांस फूलना का मतलब होता है कि दम लगना। नॉर्मल आदमी को अपनी धड़कन, अपनी सांस नहीं दिखती, नहीं समझ में आती, क्योंकि वो नॉर्मल गति से चलती है। जैसे ही कोई एक्टिविटी पे या रेस्ट पे सांस फूलना का महसूस होता है, उसे आमतौर पे सांस फूलना कहते हैं।
अब कॉमनेस्ट कारण सांस फूलने का आप कहाँ भी दुनिया में पूछिए तो है रेस्पिरेटरी या फेफड़ों की बीमारी। 2022 तक 99% लोग ऐसी जगह रह रहे थे जहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ख़राब थी। तो कॉमनेस्ट है एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एलर्जी, प्रदूषण जो बहुत कॉमन है। प्रदूषण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, लेड, नाइट्रिक ऑक्साइड कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल है, PM2, सल्फर, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी होती है कार्डियक डिजीजेस। कार्डियक डिजीज में हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। अचानक किसी को दम या सांस फूलना लगा तो एक अननोन बट वेल नोन एक बीमारी है जिसका नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जहां एक क्लॉट जाके हार्ट में बैठ सकता है और अचानक सांस फूल सकती है। ये हुई कॉमन। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपकी रिपोर्ट में आपने बताई थी, अनीमिया। अनीमिया इतना कॉमन है इस देश में, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, कि लो हीमोग्लोबिन का होने का कारण बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है सांस फूलने का। चौथी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन में ओबेसिटी, वजन बढ़ना, अनकंडीशनिंग, आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, एक्सरसाइज नहीं होते, वो एक बहुत बड़ा कारण है सांस फूलने का। और कभी कभी एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर भी सांस दे सकती है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि सांस फूलना मतलब रेस्पिरेटरी, लंग्स और हार्ट और मसल वीकनेस के कारण भी सांस फूल सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को कंप्लेन करते हैं कि दम लग रहा है, सांस फूल रहा है, उनकी हार्ट की जांच हो गई, उनके लंग्स की जांच हो गए, एंजाइटी नहीं है फिर भी कारण नहीं मिलता है, हीमोग्लोबिन ठीक है, तो मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट होने के कारण भी सांस फूल सकती है। तो ये बिल्कुल मैं डेंजरस नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी गंभीर बीमारी है सांस फूलना, और इसकी जांच बरोबर करनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर। और आपने बताया कि किन किन सूरतों में आपको सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डॉक्टर गुप्ता, वो पल कौन से हैं जब हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है? कई लोग सांस फूल रही है इनिशियली तो लगता है कि साहब हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, छोटे छोटे कामों में हमारी सांसें फूलने लगती हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे, जिम जाने लगेंगे, दौड़ने भागने लगेंगे तो सांसें वापस आ जाएंगी। लेकिन कब हमें समझना है कि ये अब डॉक्टर के पास जाने का वक्त आ गया है? वो मौके कब कब हैं, वो पल कौन कौन से? अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी एक लंबी लिस्ट बताई, और हमें ये समझना ज़रूरी है कि सांस फूलना एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत माइनर सी भी हो सकती है। जैसे कि आप अनकस्टम्ड हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सडनली आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको 3 माला 4 माला चढ़ना पड़ेगा तो आपका सांस फूल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हार्ट की प्रॉब्लम, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो भी सांस फूलना इंडिकेट कर सकती है। तो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या ये रीसेंट ऑनसेट है या फिर रीसेंट डिटेरिएशन है। इसका मतलब क्या है कि एक पेशेंट जो कि पहले बिल्कुल ठीक थे, सडनली उनका सांस फूलने लगा, और वो भी रूटीन एक्टिविटी पे या लेस देन रूटीन एक्टिविटी पे, जिसको हम लोग NYHA क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक पेशेंट जो कि जो एक्टिविटी बड़े आराम से पहले कर पाते थे, सडनली उन्हीं एक्टिविटी में उनका सांस फूलने लगा। या फिर जो पेशेंट पहले भी सांस फूलने की तकलीफ बताते थे, लेकिन पहले कहते थे कि मैं 2 किलोमीटर चल लेता हूँ उसके बाद में सांस फूलता है, अभी मैं 500 मीटर चलता हूँ तो मेरा सांस फूलने लगता है। तो दिस विल कॉल रीसेंट डिटेरिएशन। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमें डेफिनेटली इसको हमें अर्ली इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। लिस्ट बहुत लंबी है इसके कारणों की, लेकिन मैं कहूँगा कि हार्ट की प्रॉब्लम हमें तब ज़रूर सोचनी चाहिए जबकि पेशेंट को ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हों। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि हार्ट की प्रॉब्लम एक ऐसा कारण है जो कि जानलेवा हो सकती है। कई बार डायबिटिक पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है उनको चेस्ट पेन नहीं होता, और डायबिटिक पेशेंट को 2 से 4 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होने के। अधिकतर डायबिटिक पेशेंट्स को चेस्ट पेन नहीं होता, कई बार वो सांस फूलने की तकलीफ करते हैं, कभी घबराहट बताते हैं, तो उनको हमें इवेलुएट करने की ज़रूरत है। 1-2 बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोग पेशेंट से पूछ सकते हैं जो हमें इंडिकेट करें कि ये मोर लाइकली हार्ट की वजह से है। अगर पेशेंट को लेटने पे सांस फूलता है, उठ के बैठने पे आराम मिलता है, या फिर 1 या 2 तकिया लगाने पे आराम मिलता है, तो ये हार्ट की प्रॉब्लम इंडिकेट ज़्यादा करता है। इसको हम ऑर्थोपनिया बोलते हैं। एक दूसरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि आप लेटे, आपको नींद आ गई, सडनली 2-3 घंटे बाद में आपकी सांस फूला, आपको लगा कि मुझे खिड़की दरवाजे सब खोल के बाहर निकल जाना है, इसको हम लोग PND बोलते हैं। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें क्लासिकली बताते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है।
ऑल राइट डॉक्टर रवि गुप्ता, आपने बहुत कैटेगोरिकली बताया कि एग्जैक्टली किस तरह के सिम्टम्स किस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। अब डॉक्टर अर्जुन खन्ना आपके पास आ रहा हूँ सर, और आपसे ये समझना चाहेंगे कि एज फैक्टर कितना इम्पोर्टेंस रखता है। किस एज ग्रुप में, अगर जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि जल्दी उनकी सांस फूलने लग जाती है, तो कहा यह जाता है कि शायद उनके लंग्स अभी उतने वाबस्ता नहीं हुए हैं ज़्यादा एक्सर्शन के लिए या इस तरह के स्ट्रेस को, तो इग्नोर भी कर दिया जाता है। फिर बड़ी उम्र के लोगों और इसी तरह से बुजुर्गों में भी कहा जाता है कि तो चलते चलते बुजुर्ग हैं इसलिए जल्दी इनकी सांसें फूलने लग जाएंगी, ये स्वाभाविक है। तो कब ये मानना है, किस एज ग्रुप के लिए स्वाभाविक मानना है और किस एज ग्रुप के लिए ये थोड़ा सा अलार्मिंग मानना है डॉक्टर खन्ना? किसी भी एज ग्रुप के लिए सांस फूलना स्वाभाविक नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, किसी की भी सांस फूल रही है, दिस नीड्स टू बी ब्रॉट टू मेडिकल अटेंशन। इसको लाइटली नहीं लेना है। इनफैक्ट छोटे बच्चों के, क्योंकि लंग डेवलपमेंट तो खैर पैदा होते ही होनी शुरू हो जाती है और छोटे बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो इनफैक्ट अगर छोटे बच्चों की सांस फूलती है तो ये ज्यादा अलार्मिंग है। ओके। यूजली बच्चे एक्टिव रहते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, इन लोगों की किसी भी कारणवश सांस नहीं फूलनी चाहिए। अगर एक किसी यंग बच्चे की सांस फूल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है। बुजुर्गों में जहां जैसे एज बढ़ती है, लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप करनी कम कर देते हैं। अपने आप सांस की जो प्रॉब्लम होती है, लोग उसको परसीव करते हुए कहते हैं जी पहले हम 1.5 किलोमीटर चल लेते थे, लेकिन अभी हमने धीरे धीरे कम कर दिया, 250 मीटर कम कर दिया, 1 किलोमीटर कम कर दिया। तो कई बार बुजुर्ग अपनी सांस की प्रॉब्लम को परसीव ही नहीं कर पाते, वो उसको समझ ही नहीं पाते कि सांस फूल रही है उनकी। सो कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, किसी की भी अगर सांस फूल रही है। छोटे बच्चों में कारण डिफरेंट होते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे को सांस फूल रही है, उसका कारण अस्थमा हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, छाती के इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में कई बार कार्डियक डिजीजेस होते हैं जो पकड़ में नहीं आते, दिल में छेद का होना। तो छोटे बच्चों में ये सारी चीजें सांस की प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। ज्यादातर बच्चों में अस्थमा और एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिस वजह से सांस फूलती है। बड़ों में ये स्पेक्ट्रम डिफरेंट हो जाता है। बड़ों में काला दमा या सीओपीडी, पोल्यूशन रिलेटेड, सिगरेट स्मोकिंग रिलेटेड चीजें, फेफड़ों का सिकुड़ना जिसको कॉमन भाषा में फाइब्रोसिस हम लोग बोलते हैं, या आईएलडी वो होता है, या हार्ट की प्रॉब्लम से फेफड़ा सिकुड़ सकता है, या हार्ट की प्रॉब्लम से सांस फूल सकती है। सो क्रक्स ये है कि किसी भी एज ग्रुप में आप ब्रेथलेसनेस को या सांस के फूलने को नॉर्मल ना माने। अगर पेशेंट की सांस फूल रही है, डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड है और उनको डॉक्टर को दिखाना है। इसका एज से कोई संबंध नहीं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, और ब्रेक पर जाने के बाद जब हम लौटेंगे तो बहुत ही एक सीधा सवाल पूछेंगे। कई लोग हमसे पूछ भी रहे हैं कि सांस फूलना दरअसल किसे कहा जाएगा, ब्रेथलेसनेस दरअसल किसे कहा जाए? क्या एक्सर्शन के बाद अगर सांस फूल रही तो उसे हम सांस फूलने की कैटेगरी में रखें? बैठे बैठे अचानक से सांस फूलने लग जाए तो हम उसी को क्या ब्रेथलेसनेस रखें? या दूसरे किसी कारण से स्ट्रेस, एंग्जाइटी के बाद अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है तो उसको हम सांस पे रखें? और जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि लेटते वक्त कपड़े, तो हम एग्जैक्टली कब चिंतित हों और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करें? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम सांसों की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों इतने लोग हांफ रहे हैं? एक ताज़ा स्टडी है, ऑनलाइन सर्वे है, लेकिन प्लॉस में पब्लिश हुआ है तो काफ़ी सीरियसली इसलिए लिया जा रहा है। 44% लोग सांसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर समदानी, जैसा मैंने ब्रेक पर से जाने से पहले एक जिज्ञासा शेयर की थी कि सांस फूलना आखिर किसे जाएगा? स्वाभाविक है, कई लोग अब इस गलतफहमी में भी आ जाते हैं कि वो ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, पहले या दूसरे दिन भागे और बड़े हताश हो जाते हैं कि साहब हम तो 2-3 मिनट भागे और हमारी सांसें फूलने लग गई, ज़रूर हमारे अंदर कोई कमी है, कोई बीमारी है, और फिर वो परेशान होने लगते हैं। इसी तरह से कुछ एक्सर्शन वाला काम करने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, और मैंने यंगस्टर्स लोगों में भी देखा है, और एक अजीब सा शक उनके मन में आ जाता है कि कहीं कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है। बजाय वो डॉक्टर के पास जाने के, वो एक तरह से एक डिनायल मोड में रहते हैं, और फिर धीरे 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 अपने प्रति उनमें एक एंग्जाइटी, एक डिप्रेशन, एक शक की बातें आ जाती हैं। ज़्यादातर लोगों से जो मैंने बात की है वो इसी डिलेमा में रहते हैं कि हमको प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कब सर माने कि सांस
एग्जर्शन वाली है, नॉर्मल है? कैसे ब्रेथलेसनेस को किस तरह से हम आंकें सर? दीपक ने आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जैसे अभी डिस्कशन हुआ है डॉक्टर साहबों से कि रेस्पिरेटरी रेट जो है ना वो बच्चों में फास्ट रहती है। जैसे आप एग्जांपल लेंगे तो 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों में रेस्पिरेटरी रेट जो बोलते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं 1 मिनट में, वो तकरीबन 24 से 40 रहता है। 3 से 6 22 से 30 रहता है। और वैसे नॉर्मल अडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट 14 से लेके 18 प्रति मिनट होता है। इसकी गति से या ज़्यादा अगर स्पीड बढ़ गई तो उसे ब्रेथलेसनेस कहा जाता है। आपने एग्जांपल दिया, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और आपको दम लग गया। देखिए, अगर मैं 40 साल तक कुछ नहीं कर रहा था और सडनली आज ट्रेडमिल पे जाके 2 किलोमीटर भाग रहा हूँ, स्वाभाविक है मेरा जो शरीर है अनकंडीशनड है, मुझे दम लगेगा। यही आप कोई एथलीट को लीजिए जो 30 साल से कसरत कर रहा है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रोज भाग सकता है, लेकिन उसके लिए 8वें किलोमीटर में यदि उसे दम लगा तो इसे ब्रेथलेसनेस कहा जाएगा। तो ब्रेथलेसनेस रिलेटिव है, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और अपनी शरीर में जो मेहनत की है इतने सालों तक उस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात है एंग्जाइटी। एक आपका जो सेकंड भाग था प्रश्न का वो एंग्जाइटी रिलेटेड मुझे लग रहा था। लोगों को अचानक लगता है कि मुझे दम लग रहा है, कुछ हो रहा है। देखिए, जिन्हें लगता है कि दम लग रहा है उन्हें डॉक्टर के पास बिल्कुल जाना चाहिए, लाइटली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सांस लगना नॉर्मल चीज़ नहीं है। यदि बुखार आया तो थोड़ा दम लग सकता है, सांस फूल सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी रहेगा क्योंकि बुखार के बाद वो रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर को अच्छी तरह हिस्ट्री लेनी चाहिए। कब से चालू हुआ, अचानक हुआ, धीरे धीरे चालू हुआ है, महीनों से चल रहा है, दिनों से चालू हुआ है, कुछ करने के बाद हो रहा है। बहुत बार एंजाइटी रिलेटेड जो सांस फूलना रहता है वो कोई प्रेसिपिटेंट फैक्टर या प्रेसिपिटेंट सिचुएशन से होता है। कोई फ्रेंड को हार्ट अटैक आ गया है, कोई अचानक जिम में कोलैप्स हो गया है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, तो वो हिस्ट्री लेना भी ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्टर अच्छी तरह एग्जामिनेशन करेंगे और अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस पे आ जाएंगे और टेस्ट करके आपको स्वाभाविक रूप से बता सकेंगे कि आपका सांस फूलने का कारण क्या है। एब्सोल्युटली। तो ये देखिए बहुत ही बुनियादी बात है जो डॉक्टर साहब ने बोली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि दरअसल ब्रेथलेसनेस आखिर कहाँ किसे जाए, और इसकी वजह से वो तरह तरह की गलतफहमियों में रहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, वो बातें मैं चाहूँगा आप शेयर करें जो एक आम इंसान को, ख़ास तौर से जो कि मॉडरेटली एक्टिव है अपनी लाइफ में, कभी कभी ओकेजनली जिम चले गए, हल्का फुल्का वॉक कर लिया, कभी कभी लंबे अरसे तक भी नहीं किया, तो ऐसे लोगों की तादाद क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों को आगे चलकर सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना आए, उनके लिए क्या टिप्स होने चाहिए अपने लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी सांसों को स्ट्रांग करने के लिए? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन ऐसी है जो कि कभी कभार बहुत एंथुजियास्टिक होके एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, जिम जाना चालू करते हैं, प्रोबेबली कुछ दिन जाते हैं और फिर उनका स्केड्यूल या उनका माइंडसेट वो उसको रेगुलर नहीं कर पाते। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं तो वी नीड टू कंटिन्यू इट, उसको रेगुलर बेसिस पे आपको करने की ज़रूरत है, तभी तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सांस फूलना किसको बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि रेस्पिरेटरी रेट अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उसको सांस फूलना बोलेंगे, उसको हम टेकेप्निया बोलेंगे, मतलब हार्ट रेट या जो आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल से 22 या 24 से ज़्यादा है। लेकिन मैं बोलूँगा एक बहुत सिंपल सा हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जब आप अवेयर हैं कि आपका सांस चल रहा है, दिस यू कैन कॉल ब्रेथलेसनेस। Okay. अगर आपका सांस, आप नॉर्मल आप सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, हमें पता नहीं चल रहा कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि मैं सांस ले रहा हूं, आई मीन यू हैव टू एक्सर्ट, या फिर आपको गहरा खींच के सांस लेना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरा सांस बहुत तेज तेज चल रहा है, तो ये ब्रेथलेसनेस कही जा सकती है। जैसे कि हम लोग धड़कन के बारे में कहते हैं, हमारी हार्ट की बीटिंग नॉर्मल हार्ट बीट करता रहता है और हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि आपकी हार्ट बीट हो रही है, इसका मतलब ये पैल्पिटेशन है, ये कुछ एबनॉर्मल चीज़ है। वैसे ही सांस फूलना, जब आप अवेयर हो कि आपका सांस चल रहा है, इसका मतलब वो ब्रेथलेसनेस चालू हो गई है,
उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है. इट मे बी ए माइनर प्रॉब्लम लाइक unaccustomed to exercise, which is probably a very big segment of these people. On the other hand, हम लोगों को ये देखना है कि ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है, जो कि हमारे, मुझे लगता है इस मुद्दे का मेन विषय ये होना चाहिए कि क्या सांस फूलना कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बता रहा है. तो जैसा मैंने पहले बोला था, रीसेंट ऑनसेट या रीसेंट डिटेरियोरेशन शुड अलार्म यू टू इन्वेस्टिगेट फर्दर. डॉक्टर जो भी देखें वो उसको अच्छे से एवेल्युएट करें. आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशन जिसमें शायद CBC, एक चेस्ट एक्सरे, एक ECG, एक 2D एको, ये बेसिक टेस्ट है जो कि आपको बता सकते हैं कि आपको फर्दर वर्कअप कहाँ करना है. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उसमें हम ज़्यादा चांसेस हैं कि अनअकस्टम्ड है या एनीमिया है. और ऑन द अदर हैंड, यदि आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, लगे आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आपका सांस फूलना लंग की बीमारी या हार्ट की बीमारी इंडिकेट कर सकता है. तो उसको हम लोगों को वर्कअप करने की जरूरत है. ये इंपॉर्टेंटली आपने कहा कि कहीं आपका सांस फूलना किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है. इस नज़रिए से आप हमेशा अपनी कंडीशन को लें, घबराएं नहीं, जल्दी डॉक्टर के पास जाके पूरा चेकअप कराएं, फिर आपको शायद दूध का दूध, पानी का पानी हो पाए. डॉक्टर खन्ना, आजकल हम जेनजी देख रहे हैं, संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा जेनजी की ये शिकायत होती है यंगस्टर्स की ख़ास तौर से कि साहब हमारी लाइफ तो बड़ी भूचाल आ रहे हैं, लाइफ में अनस्टेबल है, इमोशनली अनस्टेबल हैं, इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं, और इस तरह से उनको जब जब स्ट्रेस होता है तो सांसें उनकी फूलने लगती हैं. तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस यंग एज में, क्या ये ब्रेथलेसनेस का कारण है और कितना गहरा रिश्ता है इसका? आई थिंक वेरी वेरी रेलेवेंट, बहुत कॉमन रीजन है ये सांस फूलने का. मैं एक रेस्पिरेटरी ओपीडी या लंग्स की ओपीडी में बैठता हूँ और हमारे 80% पेशेंट्स हमारे पास सांस फूलते हुए आते हैं, और मैं बोलूंगा कि जिसमें से 30% एक्चुअली एंग्जाइटी निकलते हैं, जिनको घबराहट हो रही होती है किसी भी कारणवश. एंड आपने बिल्कुल ठीक बोला, लाइफ हैज बिकम वेरी टफ, और उसका परसेप्शन जो है वो सब लोगों में वेरी करता है. कुछ लोग बहुत कूल रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता. कुछ लोग बहुत छोटी सी चीज को भी बहुत दिल से लगा के बैठ जाते हैं. वो लोग, ऐसे लोगों में हम लोग यूजुअली देखते हैं सांस का फूलना एक बहुत कॉमन विषय होता है. आप सारे टेस्ट कर लीजिए, सब कुछ नॉर्मल आता है, एक्सरे, लंग फंक्शन, इको, इन लोगों में कोई तकलीफ नहीं होती. और यंगर पेशेंट्स, यंगर लोगों में आजकल खास करके ये प्रॉब्लम, आपने बहुत राइटली बोला कि ये लोगों में बहुत कॉमनली आ रहा है. एंड आजकल नाइट ड्यूटीज जो लोग करते हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, दिन के टाइम उल्टे शेड्यूल्स जो हैं, पुअर लाइफस्टाइल, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारी चीजें जो हैं एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को, घबराहट को प्रमोट करती हैं. सो एक बहुत कॉमन कारण है ये ब्रेथलेसनेस का, और बहुत जरूरी है इस चीज को एड्रेस करना, क्योंकि लोग आज भी अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर तो तब भी थोड़ा बहुत जागरूक हैं, डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं. बिल्कुल. सबसे एजुकेटेड लोग भी, सबसे ज्यादा पढ़े हुए लोग भी, यहाँ तक कि हमारे फेलो कुलीग्स, फेलो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते. वेरी और जब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तब तक आपकी फिजिकल हेल्थ कभी ठीक नहीं हो सकती. तो बहुत जरूरी है, अगर आपको लगता है आपको घबराहट है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको ठंडे पसीने आते हैं, आपको रात को लगता है नींद नहीं आ रही, दिन के टाइम आपका मूड खराब रहता है, और इसके साथ सांस फूलती है, तो ये जितनी चीजें हैं, जब आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली कि देखिए, कहीं आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ें तो नहीं हैं, कहीं आपके मन में कोई भ्रम तो नहीं है, और इस वजह से देखिए, आज हो सकता है कि ये कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम हो आपके साथ, लेकिन अगर आपने मेंटल हेल्थ को अपनी एड्रेस नहीं किया, हो सकता है आगे जाके किसी और रूप में ये बीमारी सामने आ जाए. इसलिए प्लीज़ किसी भी हाल में, चाहे वो किसी भी रूप में आपकी सांस फूल रही है, इसे गंभीरता से लीजिए. इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का. डॉक्टर अर्जुन खन्ना, थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर रवि गुप्ता, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए. डॉक्टर प्रतीत समदानी, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए. इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार.